इंडिया के इस खास लाइव शो में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कश्मीरी पंडित समाज। पिछले 30 सालों से अपने ही वतन में रहते हुए कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं वो कई तरह के दर्द झेल चुके हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इस समाज के साथ सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है और कोई भी पार्टी इसमें पीछे नहीं रही है। हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सत्ता में आई तब कश्मीरी पंडित समाज के लोगों की क्या उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से और क्या वो उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं बीजेपी की सरकार। लेकिन हम अपनी चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम आज की जो बड़ी खबर है उस पर हम राय लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस समय बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी चरंगू जी मौजूद हैं। अश्विनी जी, वक्त इंडिया में आपका स्वागत है। कल एक बहुत दुखद दिन था शाम को जब आपके ही एक बांडीपुरा के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं उनकी निर्मम हत्या उनके भाई और पिता के साथ जो है आतंकवादियों ने कर दी। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस बाबत इकट्ठा हो पाई है और क्या कुछ लास्ट आपकी यादें उनके साथ जुड़ी हुई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन वसीम बारी जी को मेरे छोटे भाई की तरह था अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बड़े ही शेरदिल इंसान का निधन हुआ है, उनकी हत्या हुई है। उसके साथ में उनके पिताजी और उनके छोटे भाई उनकी भी हत्या हुई है। ये निर्मम हत्या जो है मैं समझता हूं कि ये एक षड्यंत्र है। ये आमतौर पर इस तरह से हो नहीं पा सकता जब तक इसमें कोई सबवर्शन ना हो, कोई षड्यंत्र ना हो, इस तरह की कोई चाल ना हो। अदरवाइज 8 से 10 वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए इस तरह का अपराध हो जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। अच्छी बात है सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने इमीडिएटली उन सब लोगों को जो सिक्योरिटी में लगे हुए थे उनको अरेस्ट किया है और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हुई है। एक तो वो पहलू है। दूसरा ये कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे कौन थे, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो एक दूसरा पहलू है। एक और तीसरा पहलू भी इसमें है, वो ये है कि जितने भी कश्मीर में हम देख रहे हैं, पिछले इतने सालों से देख रहे हैं, विशेषकर जब से ये नया राजनीतिक समीकरण जम्मू कश्मीर में सामने आया है, जितने भी अपने लोग, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो काउंसलर हों या चाहे वो प्रोमिनेंट इस तरह के लोग कश्मीर में एक्टिव हैं बीजेपी के या किसी दूसरी पार्टी के भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के कश्मीर में एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशली एक्टिव हैं, उनको टारगेट बना करके फिर उनका सफाया करना, ये एक मुझे लगता है ये कैंपेन सा शुरू हुआ है। फिर से ये जिंदा हो गया ये कैंपेन जो पहले था। तो इसको लेकर के सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंटेलिजेंस ने और सरकार ने, मुझे लगता है एक बार फिर से ये रिव्यू करने की बात आ गई है। इस सारी सिक्योरिटी की व्यवस्था को रिव्यू करना पड़ेगा। ये कोई मामूली विषय नहीं है जो कल सामने आया है। इससे पहले हमने देखा कि अनंतनाग के डोरू में जिस तरह से सरपंच अजय पंडिता जो थे, अजय भारती जी, उनकी निर्मम हत्या दिन दहाड़े आतंकवादियों ने की। तो क्या एक दोबारा जिस तरह से आपने कहा कि एक ट्रेंड की शुरुआत दोबारा से जो 90 के दशक में ट्रेंड चल रहा था उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश आतंकवादियों की तरफ से हो रही है। और क्योंकि उनके पास जो कल जो घटना घटी है बांडीपुरा में, एक पूरा एक सुरक्षा का तामझाम उनके पास था, करीब 8 से 10 सुरक्षाकर्मी उनके साथ तैनात थे। तो कहीं ना कहीं आपको साजिश भी, इसमें साजिश की बू भी नजर आती है। देखिए, एक बात इसमें जो पिछले 1 साल से विशेषकर हो रहा है, एक चीज सामने आई है, उसको ध्यान में करना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं करते थे हम। वो क्या है कि अब जो टारगेट है वो कोई एक सिंगुलर पार्टी नहीं है और सिंगुलर तबका भी नहीं है। अब तो वो सारे लोग जो भारत का नाम लेने वाले हैं वो सब टारगेट में हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तबके से, किसी भी क्लास से, किसी भी पार्टी से हो। ये एक नई ट्रेंड जो है ये पहले नहीं थी, ये अब सामने आई है। एक तो ये। दूसरा, ये जो मैं इस बात का काफी हामी हूं, पिछली बार भी मैंने बड़ा जोर दिया था और उससे पहले भी मैं लगातार जोर देते आया हूं कि अपने जितने भी लोग कश्मीर में एक्टिव हैं, जब मैं अपने कहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्टेड जितने भी लोग हैं, दूसरा वो लोग जो प्रोमिनेंट हैं, इन सबको वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन जो कल ये हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं शायद ये रिव्यू करने वाली बात आ गई है।
होल सिक्योरिटी सिनेरियो इज नीड्स टू बी रिव्यूड। मैंने इस बारे में टेकअप किया है बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन में रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाएगी, ऐसा मुझे आभास है। और दूसरा ये कि शायद केंद्र सरकार ने भी अपनी पॉलिसी को लेकर के सो फार एज द सिक्योरिटी इश्यूज आर कंसर्न्ड, वी विल हैव टू वंस अगेन सीक इंटेलिजेंस सपोर्ट। एक बात तो वो है। दूसरा, जो उसके अलावा होता था, पहले भी होता था, आज भी होता है, कि आपके जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, कूचे हैं, वहां से आपका किस प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट है, इस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सालों से ध्यान नहीं दिया गया है। अब ये फिर से वहीं पर हम आ गए हैं, मतलब ये तो हम बैक टू जीरो आ गए हैं कि आपने वहीं से अब शुरू करना पड़ेगा। जैसे आपके सूचना देने वाले जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे तक होते हैं, उस लेवल पर जाना पड़ेगा अब। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट जिस तरह से कश्मीर घाटी में चल रहा है, तो नीचे ग्राउंड लेवल से पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के आधार पर ऑपरेशन हो रहे हैं। देखिए, इसी साल के अंदर बात करें 120 आतंकवादी मारे जा चुके। देखिए, दो चीजें हैं। एक ये है कि सिक्योरिटी को ये इंफॉर्मेशन मिले कि कौन सी कार्रवाई जो है टेररिस्ट करने वाले हैं। दूसरी एक और इंफॉर्मेशन है सबवर्शन कहां है। ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन हैं। ये जो सबवर्शन का इंफॉर्मेशन है ये तभी पता लग सकता है जब आप सबवर्सिव्स में कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस है। ये कोई मामूली विषय नहीं है। अब आपने मान लीजिए 4 लोगों को आपने किसी के सुरक्षा के लिए रखा है, अब वो 4 लोग में ही गड़बड़ हो तो क्या करेंगे। इसलिए आपको इंफॉर्मेशन कहां से चाहिए, आपको उन 4 में से चाहिए इंफॉर्मेशन। ये तो आपको एक दूसरे लेवल पे आप जाना पड़ेगा। ये कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस और नॉर्मल सिक्योरिटी विषय नहीं रह गया, ये तो सबवर्जन को कंट्रोल करने वाला विषय आ गया है। बड़ा गंभीर विषय आ गया है ये। और अब ये किसी भी पार्टी, अब आपको ये नहीं देखना नहीं जी बीजेपी के हैं, नहीं जी कम्युनिस्ट हैं, नहीं जी नेशनल, ये तो कोई भी पार्टी, एनी पार्टी जिसने भी हिंदुस्तान का परचम उठाया, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अब तो किसी पर भी अटैक है। पिछली बार आपने देखा होगा एक सुरक्षा कर्मी थे, एक सिख, उनकी हत्या कर दी गई थी और सरेआम। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई मामूली विषय नहीं होगा। यह श्रीनगर में जो कश्मीर घाटी में जो अब हो रहा है, इसको अब जिसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं आमूल चूल परिवर्तन की अब जरूरत है। यह तो पूरा ही रिव्यू करना पड़ेगा। अश्विन जी, इस विषय पर अगर आखिरी सवाल पूछें, हमने 3 दिन पहले ही देखा जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जन्म दिवस था, उस दिन इन्होंने बांडीपोरा में जो शेख वसीम बारी हैं बड़े धूमधाम के साथ उस दिन को वहां पर मनाया था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसको एक कारण उनके आंखों में ये नहीं, ये सिंगुलर कारण नहीं हो सकता है कि किसी दिन। देखिए, मैं जहां तक बारी को जानता हूं, मैं आपको ये कह सकता हूं सुबह से शाम तक उसके मेरे व्हाट्सएप पर कम से कम 5 मैसेजेस सुबह से शाम तक आते थे और सारे लोडेड मैसेजेस होते थे, बड़े अच्छे मैसेज होते थे। अब वो मैसेज मेरे तक ही नहीं जाते हैं, वो तो सारी दुनिया में जाते हैं। एंड ही हैज बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स। ऐसा नहीं है कि उसने एकदम कोई काम किया, ये तो काफी दिनों से वो कर रहा है, काफी सालों से कर रहा है। बड़ा शेर दिल है। मेरे साथ एक बार मेरे साथ बातें होती थी। अच्छा, मैं पिछली बार वहां गया था, बांडीपुरा गया था, उस डिस्ट्रिक्ट में गया था। उसने मुझे कहा था कि आप बांडीपुर शहर भी आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं था। और दूसरा ये, जब मैं कश्मीर में घूमता हूं तो सिक्योरिटी का एक एडवाइस होता है, मुझे उसी तरह से चलना पड़ता है सिक्योरिटी एडवाइस की। मैं सिक्योरिटी एडवाइस को दरकिनार करके नहीं जाता। लगभग 9 जिलों में मेरा घूमना हुआ है, एक जिले को छोड़कर, शोपियां। और मेरा यह मानना है, जैसे मैंने कश्मीर में देखा है, पूरा 2017 से मैं कश्मीर लगातार आता जाता रहा हूं। पिछला साल तो पूरा ही दिया मैंने उधर। मामला इतना आसान नहीं है जो हम सोच रहे हैं। ये मामला अब तो मुझे खतरा बहुत जबरदस्त लग रहा है और मैं चाहता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो गलत साबित हो। मुझे अब सबसे बड़ी चिंता ये जो मीडिया के लोग हैं उनकी है। कश्मीर में मीडिया के लोगों की मुझे बहुत चिंता है। ये कोई मामूली किस्सा नहीं है, ये तो अब काफी दूर तक जाएगा मामला। आपका कहने का मतलब कि अगर अभी हम समझ जाएंगे हाँ, तो जो है इसको, इसीलिए मैं कहता हूं इट नीड्स टू बी कंप्लीट रिव्यू। मैं डीजीपी साहब से भी मिलने वाला हूं कुछ देर के बाद, एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, इन विषयों को लेकर के आई विल बी टेकिंग इट अप एंड आई विल बी फॉलोइंग इट अप। तो देखा आपने कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं और कश्मीर से वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर लगातार आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देने की बात
चाहे सामने आ रही हो, या फिर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, या फिर जो राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन पर जो अटैक हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। और ये समय है एक टोटल ओवरऑल रिव्यू करने का, सुरक्षा रिव्यू करने का, वरना अगर इस वक्त जो बात अगर हाथ से निकल गई तो ये बहुत दूर तक जा सकती है और बहुत बड़ा खतरा जो है वो एक पनप सकता है कश्मीर घाटी में। आइए हम अब शुरुआत करते हैं अपने उस विषय पर जिस पर आज हमने बड़ी चर्चा रखी है। अश्विनी जी जो बीजेपी की तरफ से स्पोक्स पर्सन है और बीजेपी सरकार की तरफ से उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या क्या किया और क्या क्या सरकार आगे करने वाली है उस पर अपना पक्ष रखेंगे। उसके साथ साथ हमारे साथ सुनील भट्ट जी मौजूद हैं जो कश्मीरी पंडित यूनाइटेड कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ साथ में सुनील पंडिता जी एक आम कश्मीरी हैं जिनकी बहुत सारी उम्मीदें थी 2014 में जब मोदी सरकार का एक नया दौर शुरू हुआ था और मोदी सरकार जो है केंद्र में काबिज हुई थी। तो हम सबसे पहले एक आम कश्मीरी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब 30 सालों से राजनीति हो रही थी उनके साथ और उस बीच में मोदी सरकार जो है वो सत्ता में काबिज हुई, तो उस वक्त क्या क्या उम्मीदें थी। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है वक्त इंडिया में। सबसे पहले एक 30 सालों से जो राजनीति हो रही थी कश्मीरी समाज के साथ, जो विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं पिछले 30 सालों से कश्मीरी पंडित अपने वतन में ही रहते हुए, जब मोदी सरकार सत्ता में काबिज हुई तो बहुत सारे नारे दिए गए, बहुत सारे वादे किए गए थे, चाहे वो इलेक्शन से पहले हो या इलेक्शन के बाद में हो। तो क्या कुछ ऐसे चीजें आप लोगों के दिमाग में थी कि अब मोदी सरकार आ गई है तो ये सब कुछ हमारा ठीक होने वाला है? सर देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने जो काम किया, मतलब 90 से लेकर 2014 तक हम दिन रात मंदिरों में, मस्जिदों में, जहाँ भी जाते थे हम पूजा करते थे भगवान से कि बीजेपी आ जाए। लेकिन जब 2014 में जब बीजेपी आई है, इनका सब खुल गया बीच में, क्योंकि एक भी काम इन्होंने किया होगा कश्मीरी पंडित के लिए, एक काम भी बताएं कि हमने किया। जो भी कुछ है आज के डेट में पुरानी सरकार का ही। आप देख लीजिए, हमारी पीएम पैकेज है वहीं की वहीं है, उसे एक भी कदम बढ़ गया। हमारे जो क्वार्टर्स बन गए, एक भी दिखा दीजिए, एक भी चीज जो है मुझे बढ़ गया है। एक हमें एक राशन मिलता था, कोई बड़ी बात नहीं, जो कि चीनी 1 किलो कोई बड़ी चीज नहीं है। जब से मतलब पीछे दिवाली पर हमें वो गिफ्ट मिला है, वो भी हमें बंद किया गया। इवन 2014 में इनको आके जो हमारे एम्प्लॉय थे, उसमें जो हमारे जो बच्चे थे जिनको इंटरव्यू देना था, जबकि उससे पहले कंटिन्यू जम्मू में होता था, उस समय मुझे याद है जब फिर बाढ़ भी आई है, हम लोग में खुद था उसमें, हम लोग कैसे वहां सड़कों पर रहे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं था। वहां पर जाके हम लोगों ने कैसे इंटरव्यू दिए, क्या किया, वो अभी तक भी उनका कोई समाधान नहीं निकला। मतलब किसी भी चीज की तरफ आप आइए, बीजेपी की तरफ से जो हमें उम्मीद थी वो हमें कुछ नहीं मिला। हमने खाली इतना ही कहा, हमने पूरी मतलब 2014 तक हमने खाली इतना ही कहा कि हमें मुसलमान ने मारा, हमें कांग्रेस ने मारा, लेकिन लास्ट पर खुदा पहाड़ निकला चूहा, हम वहीं के वहीं है। सुनील भट्ट जी क्या कुछ उम्मीदें थी आप लोगों की कि अब नई सरकार आया है, एक नया सूरज का उदय हुआ है, और उस नए सवेरे में आप लोगों के साथ ऐसे कौन कौन से काम जो रुके पड़े हुए थे जिनकी उम्मीदें थी आप लोगों को, और क्या वो उम्मीदें पर खरे उतर पाई सरकार? सर सबसे पहले मैं वक्त इंडिया का शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें मौका दिया कि कश्मीरी पंडितों के जो दिल में है वो आज बाहर आए और लोगों तक जाए। और दूसरा जो कल बांडीपोरा में हुआ उसके लिए हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि जो हुआ वो गलत हुआ। अब आइए इस मुद्दे पे, कश्मीरी पंडितों पे। 2014 में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा तो उसने मुद्दा एक सबसे बड़ा जो था वो कश्मीरी पंडित का था। दूसरा उसने ये एम्प्लॉयमेंट था, तीसरा बेरोजगारी जो भी थी। लेकिन सबसे पहले अगर उन्होंने मुद्दा उठाया तो वो उठाया कश्मीरी पंडितों का, रिहेबिलिटेट करेंगे, इनको भगा दिया, इनको ये किया। जब मोदी साहब आए, कश्मीरी पंडितों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उसमें, और वो आए तो आपको पता है ढोल भी बजे, सब कुछ हुआ। लेकिन जब प्रैक्टिकली करने में, क्योंकि ये सारे जुमलेबाज हैं, जितने भी देखो आप, जम्मू से लेकर श्रीनगर से लेकर जम्मू से लेकर दिल्ली तक जितने भी बीजेपी के लीडर हैं सब जुमलेबाज हैं, उसमें हकीकत कहीं नहीं है। ये कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। पहले इनका टारगेट था कि भाई स्टेट में इसकी सरकार है, इसकी सरकार है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद ज्यों ज्यों हालात बढ़े, अब 2018 से लेकर आज 2020 और 2 साल हो गए, दिल्ली में भी इनकी सरकार है, यहाँ भी इनकी सरकार है।
एक होम मिनिस्ट्री से एक एप्लीकेशन गई थी 2017 में, उसमें लिखा था कि जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाया है, जैसे वक्फ बोर्ड है, उस तरीके से कश्मीरी पंडित डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। जे उस टाइम थी, महबूबा मुफ्ती थी, पीडीपी था, जो भी था, उन्होंने बोला कि भाई ये उन्होंने नहीं किया। तो 2 साल से 18 से लेकर 20 तक इनकी सरकार है, वहां भी और यहां भी। क्या किया? दूसरी है, पहले बोल रहे थे भाई सिक्योरिटी रीजन हम एक से वन ना टाइम सेटलमेंट करेंगे इनको वन प्लेस पे। उस टाइम बोल रहे थे भाई गिलानी साहब कर रहा है, वो साहब कर रहा है, ये साहब कर रहा है। अब तो 2 साल से यही है, कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड हुई अभी तक? मतलब ये बेसिक चीजें उन्होंने नहीं की। एम्प्लॉयमेंट जो ये 6000 है, ये कांग्रेस ने दिया मनमोहन सिंह ने 2006 में, 2008 में, आज तक वो भी पूरे नहीं हुए। ये इनका जुमला था कि हम इनके बगैर 5000 और देंगे, और जो ओवर एज यूथ है, जो हम जैसे यूथ है, हम बिल्कुल तबाह हो गए। वो तो आपको सॉफ्ट लोन देंगे 25-25 लाख, और सब्सिडी उसमें 50% है। तो ये कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, किसी स्कीम में नहीं आ रहे हैं। आज के डेट में भी कश्मीरी पंडित किसी भी स्कीम कहीं में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। स्कीम में नहीं आ रहा। जितने भी ऑल ओवर PMGY देख लीजिए, कोई भी स्कीम आप देख लीजिए, कश्मीरी पंडित कहीं नहीं आ रहा है। ये हमें खाली आज के में कहते हैं बीजेपी का देन है। अश्विनी जी, बीजेपी के वादे कहने के कुछ, करने के कुछ, जो इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो सिर्फ कागजों पे ही रह गए और भाषणों में ही रह गए, धरातल पर कुछ नहीं उतर पाया। क्या कुछ कहना है इन लोगों को आप? देखिए, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि जब आप शिकायत लाते हैं तो उसका ये मतलब है कि आपकी अपेक्षाएं हैं। शिकायत कहाँ होती है? शिकायत वहाँ होती है जहाँ अपेक्षाएं होती हैं। और अपेक्षाएं कहाँ होती हैं? अपेक्षाएं वहाँ होती हैं जहाँ कोई संभावना हो। बीजेपी के पास संभावना है, इसीलिए अपेक्षा है, इसीलिए शिकायत है। अब हमारी संभावनाएं क्या हैं? सबसे बड़ी संभावना क्या है बीजेपी के पास? वो ये है, सबसे बड़ी मैं कह रहा हूं, कश्मीर को लेकर के जब हम बात करते हैं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल से या 6 साल से बीजेपी का प्रेम जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए या कश्मीर के लिए पैदा हो गया। ये प्रेम 1951 का है, जब भारतीय जनसंघ बना था, और उसके बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। ये प्रेम तो पुराना है। हमारा एजेंडा जो है वो 1951 का है कश्मीर को लेकर के। वो क्या है? हमने हमेशा कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्याओं की जड़ जो है वो आर्टिकल 370 है और हमने उसे हटाना है। देखिए, हम ये काम पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। कई लोगों ने हुआ क्या? एक बात सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, फिर वही चीज जो है ना, हमें आप इन्हीं का सुनिए, मैं चुप करके बैठूंगा। मोटा मोटा हमें बता दीजिए हमारी जो समस्या है उसका आप इनका सुन लीजिए। 370 या आपका पॉलिटिकल व्यू है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम उससे पहले भी हिंदुस्तानी है, आज भी हम हिंदुस्तानी है। बात पूरी कर लेने दीजिए अश्विन जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अगर ये बीच में बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। अपनी बात पूरी कीजिए। जब ये बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि आप किन को ला रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिनको ये पता होना चाहिए कि डिबेट किसे कहते हैं, ऐसे लोगों को आपने लाना चाहिए। ऐसे लोग रास्ते में उठा करके किसी को भी ले आए और बिठा दिया यहां पर। पता ही नहीं है डेकोरम क्या है बात करने का। वेरी गुड सर, वेरी गुड। डेकोरम बात का है, आप जब बात करेंगे मैं चुप करूंगा। आप जो बात करेंगे मैं चुप करूंगा। जब मैं बात करूंगा तब आप चुप करेंगे। इनको पहले चुप कराओ। सर यही तो बात है ना, 30 साल से आपने हमें देखा सड़क पर चलने वाले, हमने इनसे बात नहीं करने। आपको जो करना है तो वही करना है। जब आप कश्मीर में थे तब भी आप लोगों ने किया, आज आप बीजेपी में, आज भी आप वही भाषा बोल रहे। ये कोई बात थोड़ी है सर। आप कम से कम हमारा समाधान तो निकाल दीजिए ना। आप इसमें रूलिंग पार्टी में नहीं सर, ये बात सही है कि नहीं, ये बात भी सही है। ये आपको पूरा ये दिल की बड़ास है, ये तो निकालनी है। ये दिल की बात, इसमें बुरा मानने की कोई नहीं। मैं कहता हूं कि आप जब बोलेंगे, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला, वो बात सही है। आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला, सही बात है, मगर आप डेकोरम ना मैं जब बोलूंगा आप चुप करेंगे। अपनी बारी पर आप बोलेंगे। देखिए, हमने जब आपकी बारी, आप ये बंद
करिए डिस्कशन, आप ये डिस्कशन बंद करिए। इनको पहले सिखाइए कि बात कैसे करते हैं। आपको बिल्कुल नहीं, लेकिन ये नहीं कि इनको पहले सिखाइए बात कैसे करते हैं। ये सड़क पर चलने वाले लोग, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बात कर रहे हैं बिल्कुल नहीं। आप लोगों को संवाद करने का पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन हाँ। सुनील जी को अपनी बात पूरी कर लेने नहीं दीजिए। नहीं, ये बात तब हुई है जब इन्होंने बोला किसी सड़क पे उठाया। आप अपनी बात- कौन सड़क पे उठाया? सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इनको पहले सिखाइए। जब ये बात करेंगे मैं चुप करूंगा, पहले तो आप जब मैं बोलूंगा ये चुप करेंगे। वो बात आपकी सही है, मगर ये सड़क वाले कौन आप है? पहले ये बताइए, आप ये पहले बताइए बोलना इन्होंने है कि मैंने है। सर हम सड़क इनको समझाइए पहले। आप तो सुननी पड़ेगी। पहले इनको समझाइए। हम बोलेंगे, आप जवाब दे सुनील जी देंगे। को बात पूरी कर हम लेने सवाल दीजिए। करेंगे, आप जवाब। सवाल वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आप ना आप उनको करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे। आप उनसे करेंगे, मेरे से नहीं करेंगे। जी, हम आपसी संवाद करने का भी मौका एक हाँ। सेकंड देंगे, लेकिन पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। ये समझिए। कोई ठीक। इंटरनेट कीजिए आप लोग। ऐसे थोड़ी है कि आप अपनी बात- कोई बोलेगा बस आप उस पर झपट पड़ोगे। आप अपनी- बात तो सुनो भाई, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात अच्छा, सुनी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक मोहल्ले के मुद्दे को लेकर के चल नहीं रही है। हम सारे देश को लेकर के चल रहे हैं, देश की चिंताओं को लेकर के चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हमारा जो सोच है वो ये है, कश्मीरी पंडित्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, बट दे आर नॉट द ओनली पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। यहां पर तो और भी लोग हैं, और भी रीजन है, आपने सबके बारे में सोचना है। देखिए, यहां पर 12 लाख लोग वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं। आर वी नॉट सपोज टू थिंक अबाउट देम हु हैव नॉट इवन द बेसिक सिटीजनशिप राइट्स? यहां पर 60,000 के ज्यादा लोग पंजाब से लाए हुए हैं जो सफाई कर्मचारी हैं। हमने उनकी ओर ध्यान नहीं करना। जहां हम कश्मीरी पंडितों के लिए करेंगे, मैं खुद कश्मीरी पंडित हूं, मैंने खुद इसके लिए आज तक ये लड़ाइयां की हैं, झगड़े किए हैं, संघर्ष किया है। लेकिन एक बात है, जब हम ये कहते हैं कि केवल हमारा ध्यान रखा जाए, मुझे ऐसा लग रहा है ये पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करना होता है, समान रूप से सबका ख्याल रखना पड़ता है, और उसमें कश्मीरी पंडित भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट, मैं बताता हूं। कश्मीरी पंडित इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसको घर से बेघर किया गया है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है स्पेशल उसकी। अब जब वो घर से बाहर आ गया है, घर से बेघर है, रिफ्यूजीज की तरह है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि उसका जो बेसिक इशू है वो क्या है, रहने का स्थान। देखिए, उसके लिए जो आज तक पिछले 30 साल में जिसने भी जो किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, बाय एंड लार्ज आज तक हम ये देख रहे हैं। चलिए, एक मसला तो हल हो गया किसी हद तक, थोड़ा बहुत। चलिए, दूसरा रोजगार वाला भी हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं। पिछलों ने भी किया, अगले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। इसमें कमियां हो सकती हैं, मैं मानता हूं कमियां हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जब हम काम करेंगे तब कमियां तो तभी होंगी, काम ही नहीं करेंगे कमियां भी नहीं होंगी, गलतियां भी नहीं होंगी। अब तीसरा विषय है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 52 स्कीम्स हैं, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देता हूं, इनके लिए भी है, आपके लिए भी है। अभी तक उन 52 स्कीम्स में एक स्कीम भी कश्मीरी पंडितों पर लागू नहीं होती थी। क्यों? हमेशा यह समझा जाता था कि कश्मीरी पंडित जो है उनका काम जी वो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन वाले देख लेंगे, बाकी चुप करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम्स किस तरह से जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को पर भी लागू हो, सबसे पहले हमने उसमें क्या किया, पिछली बार आपको पता होगा आत्मनिर्भर भारत, उसमें जो स्कीम आई थी वो हमने सबसे पहले कश्मीरी पंडितों पर लागू की, बाद में बाकियों पर लागू की। उसमें क्या था, उसमें यह था कि आपको जो राशन मिलता है, एक तो वो मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद में आपको 5 किलो प्रति व्यक्ति आटा या चावल और दाल 1 किलो प्रति परिवार आपको मिलेगा। पहले तो हमने 2 महीने का दिया मुफ्त, और उसके बाद में नवंबर तक अभी तक ऐलान हो गया है सबको मिलेगा। पहले क्या था, यह स्कीम जो थी ये कश्मीरी पंडितों पर लागू नहीं थी, हमने करवा दी, और इसमें यहां के प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान है, मैं उसमें इन्वॉल्व था, यह लागू हो गई। अब मैं आपको यहां पर एक बात कहता हूं, 10 दिन के पहले मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा अश्विनी जी आपने ये बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हमने इतने राशन का करना क्या है, अब क्या करें, बहुत हो गया हमारे पास।
एक तो अपना हमारे पास 9 किलो है, दूसरा ये 5 किलो और है, फिर आप दूसरे महीने का भी 5 किलो दे रहे हैं, तो 9 5 14 5 19 किलो प्रति व्यक्ति आप एक फैमिली में दे रहे हैं। तो 4 है तो कितना हो गया, ये तो 1 क्विंटल तो एक फैमिली में आ गया सामान। अब दूसरा आयुष्मान भारत था, आयुष्मान भारत हमने यहां पर इंप्लीमेंट करवाया, लेकिन बाद में यहां की सरकार ने सोचा हमने ये आयुष्मान भारत की लेवल पे काम नहीं करना है। हमने कहा चलो ठीक है, फिर हमने उनसे कहा आप क्या प्रपोजल देते हैं। उन्होंने कहा हम प्रपोजल देते हैं जो भी जम्मू कश्मीर में पैदा होगा, जो भी इंक्लूडिंग कश्मीरी पंडित, वो यहां पर इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर 5 लाख फैमिली फ्लोटर के आधार पे कवर हो जाएगा। और उसमें सबसे पहले कश्मीरी पंडित, सबसे पहला जो उसमें तबका है कश्मीरी पंडित। अब डोमिसाइल का विषय है, डोमिसाइल का विषय आ गया तो उसमें यह आ गया जो रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स हैं वो तो ओके है, चलो उनका तो हो जाएगा। जो अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट दुनिया भर में कश्मीरी पंडित हैं, उनका आपने क्या सोचा है? हमने अंदाजा लगाया, मैंने लगाया, ऐसा नहीं, मैंने उसमें सबसे 31 मार्च को वो नोटिफिकेशन निकली, 1 अप्रैल को मैंने चिट्ठी लिखी है। इसमें एक चीज रह गई, जो जम्मू कश्मीर के ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनका क्या आपने सोचा है? उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, डोगरा भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, सारे थे, लेकिन कश्मीरी पंडित मेन थे। तो 2 महीने सारा काम रुक गया डोमिसाइल वाला, और जब तक फिर 16 मई और 18 मई को गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे&के ने एक 2 अध्याय वो नोटिफिकेशन जारी की, उसमें उन सबको लाया और एक मैकेनिज्म खड़ा किया अनरजिस्टर्ड माइग्रेंट्स कैसे आ जाएं। ये मैं आपको फोकस्ड कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडित कहां कहां पर इंपॉर्टेंट बन गया। अब एक और बात मैं आपको बताऊं, आप ये सुनकर भी बहुत खुश होंगे क्योंकि ये सबकी भलाई की बात है। देखिए, एक तो वो नौकरियां जिनके बारे में 6000 कहा गया है, अभी तक ऐसा है जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, मैं वो आपको बताता हूं। अभी तक 1997 1997 वैकेंसीज खाली है, वैकेंसीज हैं अभी। अच्छा, 126 ऐसे हैं जो या तो कोर्ट केसेस हैं, नहीं तो जिन पर अभी फैसला फाइनल हुआ नहीं है, केवल इतने बाकी हैं, 126 वो और 1997 वो। मैं आपसे वादा करता हूं, यहीं पर आप मुझे बुलाना 31 दिसंबर दिस ईयर 2020, ये सारे लोग नौकरी में होंगे, ये 126 भी, वो 1997 भी। आप कहेंगे वो 1997 कैसे? इसी महीने उनके लिए एडवर्टाइजमेंट शुरू होगा। अच्छी बात, छोड़िए अब ये, अब नहीं, अब एक और बात बताऊंगा, वो इससे बड़ी खुशी की बात होगी। देखिए, 50,000 जॉब्स जो हैं वो जे&के में हमने, मतलब उसमें कश्मीरी पंडित नहीं है, उसमें सारे हैं, सबको देने हैं। अब उसमें ख्याल कैसे रखेंगे कश्मीरी पंडित का? जब ये डोमिसाइल का विषय आएगा तो वहां पर कश्मीरी पंडित का देखिए ख्याल तो हुई, मतलब वही आदमी वो जॉब कर सकता है जिसके पास डोमिसाइल हो, तो आपका वहां पर केयर किया गया। अब दूसरा केयर देखिए, हमने सबको कहा है कि व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज, यू शुड साइमल्टेनियसली ऑल्सो अप्लाई फॉर द अदर पोस्ट ऑल्सो। अब उसमें देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पहले ऐसा था, आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब ऐसा किया है, भले ही आप उस डिस्ट्रिक्ट से हैं या नहीं हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप डिवीजन से हैं या नहीं हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट में तो कर ही सकते हैं। और सिर्फ यह है कि जो वहां का डिस्ट्रिक्ट का होगा या डिवीजन का होगा, उसको 5 नंबर और 10 नंबर अलावा है, बिकॉज दे बिलोंग टू दैट डिस्ट्रिक्ट। वो तो आपने देना पड़ेगा। यहां पर भी कश्मीरी पंडित को फोकस करके यह किया गया। और एक बात मैं आपको बताऊं जो आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स भी आ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जॉब भी आ रहे हैं। और मैंने एक बार खुद एडवर्टाइजमेंट दिया, मतलब इसमें पोस्ट डाली थी कि मैं कश्मीरी पंडितों से विशेषकर प्रार्थना करता हूं कि आप एग्जामिनेशंस की तैयारी करिए, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। यह मैंने दिया था और उसके बाद में कई लोगों ने मुझे फोन किए। देखिए, ऐसा है, जब हम कोई चीज करना चाहते हैं तो उसके लिए मन की तैयारी चाहिए। अब मैंने ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ है, चलिए कुछ नहीं हुआ तो हो, कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, चल जो करना है करो। अश्विनी जी, आपकी बात सही है।
लेकिन ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, ये तो सबका मौलिक अधिकार है। सरकार इसको अगर किसी को देती है तो कोई किसी पर एहसान नहीं करती। नहीं। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार का गठन हुआ, 2015 में जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ हाथ मिलाकर बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त बड़े ढोल नगाड़े के साथ ये शोर शराबा किया गया कि अब घर वापसी जो है वो पक्की हो गई है। यहाँ तक बात आई कि अब सेपरेट कॉलोनी वहां पर बनने के लिए शुरू हो जाएगा, सैनिक कॉलोनी वहां बनने के लिए शुरू हो जाएगी, लेकिन सब कुछ कागज पर ही रह गया, धरे का धरा रह गया। इस पर मेरा, इस पर ये जो आपने सवाल किया है बहुत बढ़िया सवाल किया है, और मैं चाहता हूं ये मूलभूत सवाल है, बाकी सवालों की मां आई है। देखिए, हम ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष की बुनियाद 13 जुलाई 1990 को हमने डाली थी, जब हमने ये कहा था, एक्सोडस अभी चालू था, हमने ये कहा था नहीं, हम कश्मीर में ही सेटल होंगे। रेजोल्यूशन नंबर 4 हमने पास किया था। महाजन सभा, उस समय कई लोगों ने हमें कहा था, आप क्या ये कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप कह रहे हैं हमने वापस कश्मीर में, हमने उस समय कहा था सिक्योरिटी जोन विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, ये हमने नारा दिया था। फिर वहीं पर क्या होगा, उसी को फिर थोड़ा थोड़ा करके कंसोलिडेशन उसकी हुई, फिर हमने होमलैंड की डिमांड डाल दी, फिर धीरे धीरे करके सरकारों ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी लगा, जब ये 2019 में पिछले साल 5-6 अगस्त को ये सारा हुआ, जो हमने उस रेजोल्यूशन के माध्यम से कहा था, उसका 75% तो उसी दिन हो गया। 75% ऑफ द एजेंडा वाज इंप्लीमेंटेड विच वी सेड शुड बी डन ऑन 5th and 6th of August लास्ट ईयर। अब एक एजेंडा 25% क्या है? 25% ये है कि आपकी वहां पर फिर से पुनर्स्थापना हो। देखिए, कश्मीरी पंडितों की कश्मीर में पुनर्स्थापना हो, ये कोई मेमने का बच्चा नहीं है जिसको हमने ईद पर कुर्बान करना है कि हमने उसको पकड़ लिया और कुर्बान कर दिया। इट्स ए ह्यूज क्वेश्चन कि कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर में कैसे बसेगा। अब हम कश्मीर में कश्मीरी पंडित को बसाएंगे तो यह सोचकर बसाएंगे कि वो आप वहां से एक्सोडस नहीं करेगा। अगर हमने यह सोचकर करना है कि किसी तरह से विंडो ड्रेसिंग करके इसको दुनिया को दिखा दे हमने उसको बसा दिया है, तो फिर तो अभी वहां पर है, वो कॉलोनीज बनी है जहां पर ये हमारे नौजवान हैं और नवयुवतियां हैं, वहां गई हैं, नौकरी कर रही है, फिर तो वो है ही, फिर तो ओके हो गया। लेकिन जब पीडीपी के साथ सरकार आपकी बनी, पीडीपी की बात छोड़ दीजिए। देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं, मैं ओपनली कह रहा हूं, पीडीपी के साथ जो हमारी सरकार का अरेंजमेंट था वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन था, इलेक्टोरल कंपल्शन था, लेकिन उसके माध्यम से हमारी भी स्ट्रैटेजी थी, और वो स्ट्रैटेजी क्या थी वो आपको पता लग गई। आज पीडीपी कहीं नहीं है, आज पीडीपी की जैसे पार्टियां कहीं नहीं है। अगर वो हमारे साथ सत्ता में नहीं आए होते तो उनकी ये हालत नहीं होती जो उनकी आज है। सुनील जी, जो अश्विनी जी कह रहे हैं आप उससे वाकिफ रखते हैं? सबसे पहले एक चीज बताऊं, जो अभी जो इन्होंने एपीएस राशन बताया, मुझे बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 9 किलो दे रही है, क्यों ये 5 किलो फालतू दे रहे हैं? अरे वो किसी और गरीब को दे दो ना जिसके पास नहीं है, क्यों दे रहे हैं? उसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है? एक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो जड है, जो बर्बादी है, वहां के एम्प्लॉय ये स्लिप बेचते हैं डीलरों को, तब वो अपना खर्चा निकालते हैं। बाकी हमें इसका, मुझे 9 किलो से ज्यादा बताऊंगा नहीं। अगर मार्केट में 15 रुपए किलो है, मैं 15 रुपए किलो लाऊंगा। आज जब मेरे पास फालतू है, मुझे वो 7 रुपए किलो बेचना है। फायदा किसको है? डिपो वालों को या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को? एक ये बात हो गई। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं डोमिसाइल, मुझे मैं आई एम द ओनर ऑफ द जेएंड के, मैं आज के डेट में लिख के दूं कि मैं यहां का रहने वाला हूं? क्या है, मजाक है हमारे? क्या 30 साल हम लोगों ने इसलिए निकाले थे कि हमें कल के डेट में जो आप लिख के देना पड़ेगा? भैया हम यहाँ के, हमारा डाटा जो है सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के पास है। सीधा करो ना आप इशू। एक बंदे को इस समय कम से कम 500 रुपया लगते हैं खर्चा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए। क्यों? क्या और हम पे जुल्म है? नहीं तो हर साल में हमें कुछ नहीं तो 12 महीने होते हैं, कम से कम 24 फार्म हमें भरने पड़ते हैं। आप किसी कश्मीरी पंडित से पूछ सकते हो, किसी से पूछ सकते हो। 12 के 12 महीने हम लोग खाली ये फार्म ही भरते रहते हैं। हमारा पूरा जीवन जो है इसी में निकल गया। आप यकीन नहीं करोगे, इसमें मुझे डर लगता है यार, अब जो शंकर बिल्डिंग जाना है, वहां से वो फार्म लाना है, वहां से वो करना है। मुझे लगता है इन चीजों की जरूरत है। अगर इनको लगता था कि भाई ये चीज जो है डिजर्विंग है, इन चीज को रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में डाटा है, वहां से करके दे दो, हमें इशू कर दो। क्यों हमारी आप जो टांगे तोड़ रहे हो? क्यों, किस लिए? अब आप कह रहे हो कि नहीं रिटर्न पॉलिसी जो है, आप मुझे बताएं जो क्वार्टर आज तक कश्मीर में रिहैबिलिटेशन के हुई है, जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट पैकेज है, इनके
जो कार्यकर्ता है उनको क्वार्टर मिलेगा, लेकिन एक एम्प्लॉय जो बेचारा वहां बैठा है अकेला उसी मुसलमान के घर पर, जिस मुसलमान के खिलाफ ये लोग बोलते रहते हैं, उसके घर में बैठा है, मुझे बताए क्या वो ठीक है? इनके कार्यकर्ता वहां पर बैठे हैं, उनको क्वार्टर लाना है। मैं आज के डेट में इनको चैलेंज से कर रहा हूं, करो ना, मैं यहाँ का क्वार्टर मैं आपको दे देता हूं, मैं वापस जाऊंगा, दे दो मुझे। लेकिन नहीं चाहेंगे ये लोग, क्योंकि जैसे पिछले सरकार ने जगती टाउनशिप जो बनाया, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, जगती टाउनशिप बना है, करोड़ों रुपया आया उस पर, तब यही लोग कहते थे इसमें इतना घोटाला हुआ, ये हुआ वो हुआ। क्या आज तक भी क्या उस पर कोई इंक्वायरी हुई? कुछ भी नहीं है। वैसे जहां तो मुझे लगता है एक पर्सनल राय है, ये भी सोच रहे हैं कि कश्मीर में जाके जो हम लोग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जिससे हमारा काम हो जाए। और मैं कहता हूँ आज के डेट में आप करो ना, मैं वॉलंटियरली जा रहा हूँ, मेरा देश है, मेरी जगह हो, मेरी जन्मभूमि है, मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी सांस वहीं से निकले। मेरा भाईचारा वहां का नहीं मिलेगा मुझे कहीं और, मेरा सिस्टम वहां का जो मुझे वो कहीं नहीं मिलेगा। इन लोगों को अपनी सियासत के लिए 30 साल से ये लोग खाली सियासत कर रहे हैं। मुझे लड़वाया उधर के मुसलमान से, उस मुसलमान को लड़वाया मेरे से। मुझे पता है आज कैसे निकल रहे हैं वहां से लोग, इनके कार्यकर्ता जो कल के डेट में कह रहे थे कि नहीं हम मिलिटेंट बनेंगे, आज कैसे इनके कार्यकर्ता निकल रहे हैं? इसके पीछे है क्या? मैं कहता हूँ इस पर जो है ना किसी अदर कंट्री को जो है क्या ये देना चाहिए इंक्वायरी के लिए, कि ये पता करे कि वहां की कहानी क्या है असली। वहां कश्मीर में अगर इतना पोजिशन जो खराब हो चुके इसके पीछे है कौन? लेकिन यही राजनीति लोग हैं, जितने भी हमारे देश के राजनीति के लोग हैं, इन्होंने हमारा जीना वहां पर बर्बाद कर दिया। नहीं तो हम लोग अच्छे थे वहां पर, एक माहौल वहां पर ऐसा भी था, मुसलमान की लड़की होती थी, हिंदू जाता तो चलो बहन जी मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, हिंदू की लड़की होती थी, मुसलमान कहते थे चलो भाई मैं आपको घर छोड़ देता, बहन जी मैं आपको घर छोड़ता। लेकिन ये आग कैसे उबली है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। आप राजनीति के शिकार हैं 100%। मैं कहता हूँ सर, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, 2010 तक मैं बीजेपी को वोट डालता था। मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बात, दिल्ली में सैफुद्दीन सूद को हमने पीटा है वहां पर, उसका घर हमने तोड़ दिया जब बम बम बोले चल रहा था। उसके बाद जब 2014 में ये सरकार आई है, एक छोटी सी बात, एक लोकपाल बिल थी जो हम जो कहते हैं शुरू से लेकर आज तक कि भैया करप्शन हमारी देश की बर्बादी। अगर कश्मीर में करप्शन नहीं होती कल ये बेचारा नौजवान नहीं गुजर जाता, हमारा अजय भाई नहीं गुजर जाता। मुझे बताए कहां है इनकी एजेंसी, कहां है सीआईडी, कहां है राह? आम इंसान तो नहीं जा सकता। मुझे दिखाई आप यहां से मैं जो नीचे तक नहीं जा सकता हूँ, 100 रुपए का नोट डुप्लीकेट। ये लोग कहां से आते हैं यार, कहां से आता है इतना? अब इतना ही, अब खैर ज्यादा बोलेंगे तो फिर जो मेरे ख्याल स्टूडियो में ठीक नहीं लगेगा। अश्विनी जी समझ गए होंगे ये कहां जा रहे हैं। अब आप फर्दर इनसे पूछ सुनील जी, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का कि घर वापसी कब होगी? 30 साल हो गए इंतजार करते करते, अभी और कितने साल आपको लगता है कि लगेंगे इस सपने को साकार होने में? सर आज की जो सूरत हाल है मुझे तो लगता नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि जुमलाबाजी का दौर गया, अब कुछ करने का दौर आया। क्योंकि मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जगती टाउनशिप है, वहां हमारे 20-30 हजार सोल्स। आप मेरे को बताइए किसी भी जगती वाले से, ये जगती वाला है, इसको बताएं कि अभी भी साफ पानी नहीं आ रहा है, ये किसकी गलती है? अच्छा, इतने 30 साल में कश्मीरी पंडित का इस जम्मू कश्मीर में बजट में एक पैसा नहीं था, ना एजुकेशन पे, ना मेडिकल पे, किसी पे नहीं। आप देख लीजिए इस 30 साल में बजट निकालिए जम्मू कश्मीर का, कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं है। आज अब 7 साल होने को है, इनके कोई भी, वो मोदी साहब हैं, अमित जी हैं, कोई भी मिनिस्टर कभी जगती टाउनशिप आया, कभी हाल चाल पूछने आया? सर आए एक बार आए, ये रविंद्र रैना जी एक बार आए जब इलेक्शन था। अच्छा, एक बार आए जरूर, बाकी इनका मैं कहता हूँ इनका कुत्ता भी नहीं आया वहां पर। ये आज भी बताऊँ आपको, अश्विनी जी को बता रहा हूँ ऑन कैमरा यहाँ पर, आप जगती में आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ जिनके पास आज के दिन में भी गैस है, तो आज के दिन में से काम कर रहे हैं। आज के दिन में ऐसे लोग हैं, एक अंधा है सर हमारी जगती में, एक मिनट, एक अंधा है सर हमारी जगती में, उसके आंखों में लाइट नहीं है, सिंगल है, ना उसका बाप है ना माँ है, उसका आज तक भी जो न रिलीफ है न राशन है, वो हमें पता हम कैसे उसको चला रहे हैं। कैमरा पर सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ग्राउंड पर करने से होता है। आप कहते हो हमने कश्मीरी पंडित को ये किया वो किया, आप जैसे अभी मुझे बता रहे थे, मुझे लगता है हमें इस चीज से कोई फायदा है। अभी एपीएस का हमें कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। आप हमें जब 9 किलो दे रहे हो, क्यों दे रहे हो फालतू? है क्या इसके पीछे? नहीं, चीनी बंद कर दी। चीनी बंद कर दी किस लिए? अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक ना, ये अश्विनी जी के लिए है। अगर वो होम मिनिस्ट्री से लेटर आई 2017 में कि इनको ऐसे पैटर्न पे इनको भी कश्मीरी पंडित डेवलपमेंट बोर्ड बनाए, अब उस टाइम तो बहाने थे, आज कौन सा बहाना है? आज क्यों नहीं उस पर पहल हो रही है? और दूसरा छोटा सा, जब बच्चा एक पैदा होता है उसको 2006 में ऑर्डर निकला, उनको 400 रुपये दूध और 1 पाव चीनी मिलती, तब रिलीफ था 1800 रुपया। आज वो 400 का 400 ही रहा, रिलीफ है 13,000 रुपये।
उस बच्चे के लिए हमने किया कि भाई आज बच्चा दूध 60 रुपए किलो हो गया, इसको बढ़ा दो, एनहेंस कर दो इसको, इस बच्चे को कम से कम एट पार लाओ। नहीं, मतलब प्रैक्टिकल करना ही नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत करना है। थ्योरेटिकल में इनके साथ कोई जीतेगा ही नहीं है, कोई भी सब पार्टियां इन्होंने छोड़ दी। ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे बिल्कुल सुझाव दे दूं सर, एक सुझाव दे दूं, एक सुझाव में दे दूं अश्विनी जी को। जगती में 20,000 लोग रह रहे हैं, 8 साल से मैं इनको कह रहा हूं वहां पर आप जो इलेक्टेड बॉडी ले लीजिए, इनको पूरे का पूरा पता चलेगा, गवर्नमेंट के पास भी एक डाटा रहेगा प्रॉपर तरीके से। अभी क्या है, मैं चाहता हूं, मैं अपने हिसाब से चलता हूं, दूसरा चाहता हूं अपने हिसाब से चलता है। आज के डेट में भी वहां पर अगर किसी को कोई भगवान ना करे कुछ हल्का सा कुछ भी हो तो उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। अगर कमिश्नर साहब को बोलते हैं वो कहते हैं नहीं मैं इसका कसूर नहीं, और जो काम साहब करेंगे। मुझे पता, हम जाएंगे कहाँ, किसको बोलेंगे? अश्विनी जी को नहीं बोलेंगे, किसको बोलेंगे? अश्विनी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है घर वापसी का, 30 साल हो गए इन लोगों को ये सुनते सुनते कि आज नहीं कल नहीं परसों घर वापसी हो जाएगी, अभी और कितने साल लगेंगे? नहीं, ये घर वापसी जो है ना इशू, देखिए ये कोई आलू मूली बेचने का काम नहीं है कि हमने वहां से मंडी से जाकर के लाए और बेच दिए। जो इलेक्शन में वादा किया गया था वो भी जो हमने इलेक्शन में ये वादा नहीं किया था कि हम आपको कल सुबह ले जाकर के वहां छोड़ कर आएंगे। कश्मीरी साल मुझे मैं बताता हूँ मोदी साहब का ऑन रिकॉर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, 5 साल अभी हुए नहीं है, 7वां साल चल रहा है। नहीं अब उन्होंने इस बार कहा था, पिछली बार उन्होंने ये नहीं कहा था, 14 में कहे थे उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं आपको उठा करके कश्मीर में बिठाऊंगा। उन्होंने कहा था मैं इसके लिए कोशिश करूंगा। उसका ये मतलब हुआ कि एक प्रोसेस की शुरुआत हमने की। अब वो प्रोसेस की शुरुआत, अब कल के जो जैसे हालात हैं वहां पर आपने देख लिए। अब मैं उठा करके किसी को कहूंगा कि आपको मैं कश्मीर ले जाकर के बसाऊंगा, मतलब एक इंसान को ईश्वर ने बुद्धि दी है, अब उसका प्रयोग नहीं होगा तो मैं क्या कहूं? लेकिन सर जब बात आती है, ये बात देखिए नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात, मुझे अपनी बात मुझे अपनी बात को पूरा करने का मौका पहले दो। देखिए घर वापसी का जो इशू है वो ये है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में अब तभी बसेगा, फिर से मैं कह रहा हूं, जब यह सुनिश्चित होगा कि वो वहां से फिर से वापस नहीं आएगा, यानी एग्जोडस नहीं करेगा। बिल्कुल। उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि सबसे पहले वो एक ही स्थान पर बसेगा, अब वहां पर वो बिखर कर नहीं बसेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब जब वो वहां पर बसेगा तो राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से गारंटीज क्या होंगी, यह विषय सबसे बड़ा होगा। फौजी घर वापसी नहीं गए, ये कोई, मैंने पहले भी कहा, ये कोई मेमने का बच्चा नहीं है जिसको हमने ईद पर कुर्बान करना है। और हम किसी कश्मीरी पंडित को कश्मीर इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने किसी को खुश करना है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, अब मुझे पता नहीं उनकी अकल कहां घास चरने गई है, कि कश्मीर में जो हुआ है उसके लिए हम थर्ड पार्टी कंट्री को बुलाएं, और वो थर्ड पार्टी कंट्री जो है वो उस पर ये ट्रेजन है, आप लोगों में ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। जो ये कहेगा वो देशद्रोही नंबर 1 जयचंद नंबर 1 है, जो ये कहेगा वो जयचंद है, और उन जयचंदों को हमारे समाज में जूते मारने चाहिए। ऐसे जो कहेगा, जो इस तरह से कहेगा कि जैसे आप तीसरे कंट्री को ले आओ, हमारा मेरा देश, और मैं तीसरे कंट्री को लाऊं, जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया, और मैं तीसरे कंट्री को लाऊं। 30 साल से आप लोगों ने किया। आप दूसरी बार सड़क पर से लोगों को यहाँ नहीं लाइए, सड़क से तो आप लोग हो, सड़क से नहीं लाइए, तो आप लोगों को हमें ये ऐसे ही पड़े हुए इधर उधर, जिनको न दीन पता ना दुनिया पता। जिस दिन के अंदर आप बैठिए, क्योंकि जो आपकी बैठिए आप बात बताइए, इनको पता ही नहीं बात कौन सी करनी है। सर थर्ड कंट्री को लाइए सर, सुनिए क्या कह रहे हैं, जयचंद भी नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ सर, ये तो जयचंद है, गद्दार है। मुझे गद्दार तो आप लोग, ये तो गद्दार है, एक नंबर का गद्दार तो आप लोग, जो ये कहता है थर्ड कंट्री को लाओ, गद्दार तो इसको तो अरेस्ट करना चाहिए। कर लीजिए ना, ये थर्ड कंट्री के लिए कह रहा है, कहा किसने की नहीं, कहा इसने की नहीं सर, सच बोलने थर्ड कंट्री। मैं कह रहा हूँ सर, इसने कहा कि थर्ड कंट्री, ये तो हुर्रियत कह रहा है, आप कह रहे हो, हुर्रियत भी यही कह रही है, जेजे अलग कह रहा है, ये तो टेररिस्ट नंबर 1 है। आप लोगों के फोटो
ये तो आतंकवादी है, आप तो बोलो, ये तो अलगाववादी है। आपकी बात नहीं मानेगा, क्या बात करते हैं? जो थर्ड कंट्री को ले आओ, थर्ड कंट्री को लाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? फिर आपने क्यों फॉरेन शेम, इट इज शेम। क्यों फॉरेन डेलीगेशन लाई थी? थर्ड कंट्री को बुलाओ। किसने लाई थी? फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? नहीं, थर्ड कंट्री को बुलाने वाला गद्दार है, गद्दार है, एक नंबर का गद्दार, एक नंबर का गद्दार। वो मेरी गवर्नमेंट ने लाया। हाँ तो पूछे ना, थर्ड कंट्री नहीं आई थी। थर्ड कंट्री इन्वेस्टिगेट करे। ये गद्दार कह रहा है थर्ड कंट्री इन्वेस्टिगेट करे। थर्ड कंट्री कश्मीरी पंडित के देशद्रोही, देशद्रोही कश्मीरी पंडित जयचंद, जयचंद जो कश्मीरी पंडित को धोखा दिया, शट अप। आप लोगों ने दिया। शट अप। कब बकवास करता है, पता नहीं किस नाली से इसको गंडे कीड़े से लाया है। बकवास, तमीज से बोलो। क्या बात करते हैं आप? ये कहता है मैं थर्ड कंट्री को ला करके अपने हिसाब करूँ। तमीज से बोलो। एक चीज मुझे बताइए, गंदी नाले से कीड़े लाते हैं। तमीज से बोलिए। देश के अंदर अपनी बात रखना नहीं, ये तरीका नहीं है। थर्ड कंट्री को लाइए, आखिरकार यही तो हुर्रियत कह रहा है। अगर जो बीजेपी के सुर में सुर ना मिलाए तो वो देशद्रोही क्यों? मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं। थर्ड कंट्री के किसी बंदे को लाइए और हमारे कंट्री के फसादों को तय करिए, ये हुर्रियत कहता है। फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? ये हुर्रियत कहता है, ये आतंकवादी कहते हैं। यही तो JKLF कहता है, जो ये कह रहा है। ये तो JKLF का एजेंडा है, ये JKLF का एजेंडा है। नहीं, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना मैं, ना बीजेपी इस सुर को, अगर आप इसमें सुर मिलाते हैं तो आप भी इन्हीं के जैसे हो गए। मैं कह रहा हूं आपने फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? फिर हम फॉरेन इंटरवेंशन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? कश्मीर में ना हैं? फॉरेन डेलीगेशन आपने कैसे लाई थी? यूरोपियन डेलीगेशन को आप ही की सरकार, वो तो सरकार ने लाई, इंटरवेंशन नहीं है वो। सर क्या वो पूछ, ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन करो। मैं कह रहा हूं आपने किसने लाया था? फॉरेन कंट्री के लाया था उनको आपने? फॉरेन कंट्री के बंदे को लाओ, इन्वेस्टिगेट कराओ। मैं कह रहा हूं ये कह रहा है। आपने किसने लाया था उनको? मुझे बताओ आपने। यही तो हुर्रियत कह रहा है। आपने क्यों लाया था उनको? मुझे बताओ। अच्छा, यही तो JKLF कर रही है, यही तो हिजबुल मुजाहिदीन भी हो गया, ये तो पाकिस्तानी है, कांग्रेसी हो गया, ये तो देशद्रोही है। जो आपकी बात नहीं मानेगा ये देशद्रोही है। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो गद्दार है, बात कर रहे हो आप? जयचंद है ये। गद्दार तो आप कोई अच्छा बेचा है, कोई अच्छा पूरा भटक उनको बेचा है पॉलिटिक्स के नाम पर। ये गद्दार है, ये गद्दार है, एक नंबर का गद्दार है ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है देश का, गद्दार दुश्मन का दुश्मन हो ये। इसने तो यहाँ पर कह दिया हमने थर्ड पार्टी को बुलाना चाहिए, थर्ड कंट्री को। अश्विनी, अगर कोई अपनी बात रखता है, बात आप अपनी बातों से उस पर कटाक्ष कर सकते हैं। हाँ। उसमें देशद्रोही किसी को जो भी आदमी इस तरह की बात करेगा, जो हुर्रियत की बात करेगा, वो देशद्रोही, पाकिस्तान की बात करता है ना, ये देशद्रोही है। पाकिस्तान वो भी यही कहता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कराओ कश्मीर में, ये भी यही कह रहा है। सर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये भी वही कह रहा किस पर है। कह रहा हूँ? कब कहा? किस चीज पर मैं कह रहा हूँ आपसे? आप उसको रिवाइंड करिए, सुनिए। किस चीज पर मैं कह रहा हूँ? आप उसको रिवाइंड करिए, सियासत करना बंद कीजिए। आप उसको रिवाइंड करिए सियासत और देखिए इन्होंने कहा कि नहीं कहा। हम आम इंसान को मत मार दीजिए। जी कहा इन्होंने कि नहीं? मत मार दीजिए आप ड्रिलर हो रहे हैं, ये चीजें नहीं चलेंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप वहां पर किनको ला रहे हैं। आपके लिए सड़क से उठा के ले आए। ये सड़क के लोग हैं जिनके साथ आप डिस्कशन करवा रहे हैं। सपोर्ट दिया, भाषा सोवन, हम लोगों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं आपने दिया। आपको चाहे कब चाहे आप कौन है सपोर्ट करने वाले? आपको दो आदमी साथ नहीं है, आपके दो आदमी साथ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? किसने चाहिए? एक मिनट सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने इतना सब कुछ कश्मीरी पंडित समाज के लिए किया, तो फिर आखिरकार दंग के लोगों को लाइए डिस्कशन के लिए, मेरे लेवल के लोगों को लाइए। ये कौन से लाए? जवाब दीजिए आप। ये हैं कौन? मुझे समझ नहीं आता। मैंने इनको देखा नहीं, कभी काम नहीं करते। हाँ, ये तो इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैं जानता ही नहीं ये कौन है। कश्मीरी की आवाज है, आम कश्मीरी की। ओ महाराज, पिछले 30 साल से मैंने इसको 100 बार देखा, काम करते हुए देखा, इसको तो मैंने देखा ही नहीं। मैं तो जानता ही नहीं इसको। मैं कहता हूँ पता नहीं किस गली में बड़ा हुआ बंदा है ये। जो ये कहता है कि तीसरा देश आए वो मेरे कंट्री में, शेम 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 किस बात करना हूँ? शेम। पूरा देश देख रहा है, लाइव डिस्कशन जा रहा है। तभी मैं बोल रहा हूँ गद्दार नंबर 1, देशद्रोही नंबर 1, जो इस तरह की बात करे, जो इस तरह
तरह की बात करें। मैं लाइव कह रहा हूं, जो मेरे देश में फॉरेन इंटरवेंशन की बात करें वो गद्दार नंबर 1, जयचंद नंबर 1, देश का द्रोही, देशद्रोही। कश्मीर को मसले को सुलझाने के लिए इन्होंने बात नहीं की है कि आप कश्मीर, और क्या इन्होंने तो कहा, थर्ड पर्सन बोला, ये सड़क का बंदा पता नहीं कहां से लाया आप उठाकर। इस वक्त वही जवाब से नहीं हो रहा है। दोबारा आपने मेरे से डिस्कशन करवाना हो तो पहले मुझे पैनल दे दीजिए, कौन लोग आप ला रहे हैं। अश्विनी जी देखिए, ये एक कश्मीरी आम नहीं, ये आम कश्मीरी नहीं है, आम कश्मीरी मैं भी हूं। आप एक राजनीतिक पार्टी फिर ये भी आम कश्मीरी, मैंने इनके बारे में कोई बुरा नहीं कहा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इन्होंने ये गलत बात कही, इन्होंने भी बोला है, आपको लगेगा क्योंकि वो बकवास कर रहे हैं। सुनील पंडित जी एक मिनट, सुनील भट्ट जी आप अब जो सवाल सीधे अश्विनी जी से पूछना हाँ ये कहे तो बात, हाँ सीधे संवाद आप दोनों ये के है, बीच में होगा, चाहे कितना ही तीखा बोले आप पूछिए। ये बात सही है। देखिए मैंने इसीलिए पहले बोला कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। जो मैंने पहले क्वेश्चन किया कि पिछले 30 साल से जगती में 20,000 लोग रह रहे हैं, उनके लिए गंदा पानी क्यों? अगर 7 साल आपको भी हो गए तो आपने क्या किया? नंबर 2, मैं आपको बोल रहा हूं 1990 से लेकर 1995 तक जितने भी मकान जलाए, काउशेड जलाए, उसके लिए एक ये बनाया इन्होंने, सरकार ने दिया है इसको कंपनसेशन। उसमें क्या हुआ, 2 लाख दिए थे मैक्सिमम, जबकि आपको पता है हमारे मकान 3-3, 4-4 मंजिला, उसमें 1 लाख बकाया है। मैं यही बात आपसे बोल रहा हूँ। बोलिए। इसलिए उन्होंने आधा दिया, आधा 30 साल से बंद है। क्यों आपने पहल क्यों नहीं की? आप 7 साल से क्यों देखते रहे? आप 7 साल से क्यों देखते रहे कि भाई ये हमारा मकान जलाया, हमें कंपनसेशन में गवर्नमेंट में क्यों आधा क्यों रखा? ये कौन, इसका जवाब कौन देगा? आप पार्टी में हैं, आप अभी पावर में हैं, आपसे हम नहीं बोलेंगे कि कौन बोलेगा। हाँ, इस पे तीखी बातें हो सकती है, मगर उसमें नाराज होने की या कश्मीरी पंडित दूसरे कश्मीरी पंडित को गाली दे कि ये गंदी नाड़ी की किधर है, वैसी बात अच्छा नहीं लगता। खासकर अश्विनी जी में जो देशद्रोह की बात करेगा चीज वो गंदी नाली का कीड़ा ही है। देशद्रोह अलग चीज, हाँ, ये थर्ड कंट्री ला करके हमारे कंट्री में मुदाखलत करे, किसी को नहीं। और ठहरिए मेरे, ना मैंने देखा इसको, ना इसने काम किया, ना इसको दुनिया जानती है, ना कोई मीडिया वाला जानता है इसको। पता नहीं आपने कहां से वो जाल बिछा करके लाया, इसको बिठाया यहाँ पर। मेरे समकक्ष किसको बिठाना है आप पहले सोच लीजिए। जैसे आप हमारे गेस्ट हैं वैसे ये दोनों नहीं, ये गेस्ट आपके हो सकते हैं, मेरे समकक्ष लोगों को लाइए। मैं ऐसे बदतमीज आदमी को अपने साथ बैठने नहीं दूंगा, मैं ऐसे देशद्रोही के साथ बात नहीं करूंगा, ऐसे देशद्रोही के साथ। ये तो देशद्रोही है, आप जवाब के बदले गद्दार है, गद्दार है ये तो आप लोगों को कश्मीर में गद्दार है। इस तरह की भाषा से दूसरे की आवाज दबाई नहीं जा सकती। तो मैं दबाऊंगा, जो भी देशद्रोह की आवाज होगी, मैं अपनी आवाज से, अपने कर्मों से, अपनी वाणी से उस आवाज को दबाऊंगा। क्या बात करते हैं? मेरा सबसे पहले देश, बाकी सब तीसरी चौथी बार नहीं, बात तो ठीक है। मेरा सबसे पहले देश, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा सबसे पहले देश। हमारे देश के लिए कोई बात करेगा, वो मेरे लिए नहीं, सारे हम देशवासी हैं। सबसे पहले सुनिए, देशद्रोह की बात कोई करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम भी देश, मैंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मेरी पार्टी ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। देशभक्त की बात नहीं है, सारे देश। आपने कहा ये देशद्रोही हुर्रियत की भाषा बोल रहे हैं। हाँ, शाह गिलानी भी हुर्रियत की भाषा बिल्कुल बोल रहे हैं, मीर वाइज उमर फारूक भी बिल्कुल बोल रहे हैं। अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों? वो तो अरेस्टेड है अभी, वो सारे अरेस्टेड हैं। 70 के जो हटाए, हाँ, मेरी बात हाउस अरेस्ट हाँ किया। शाह गिलानी आज भी अपने घर में बैठकर इस्तीफा दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, हमने तो कर दिया। क्यों हाउस अरेस्ट क्यों? के पीछे दैट इज अवर पॉलिसी, दैट इज अवर पॉलिसी। ये हमारी पॉलिसी है। से या कुछ से
उससे वाजपेयी साहब ने बात नहीं की? क्या अडवाणी साहब होम मिनिस्टर जाके उनसे बात नहीं की? किससे 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 हुर्रियत से सब तो लोग जिन्होंने नहीं बात सुन, फिर से सुनो, नहीं फिर से सुनो, फिर से सुनो, कॉन्फ्रेंस को बोलिए वो समय बदल गया, वो समय बदल गया, चलो हाँ वो समय बदल गया, ये मोदी जी का समय है। आडवाणी, हाँ किशन आडवाणी आपका लीडर नहीं है? अरे वो टाइम चला गया, आज नहीं है वो भी है, लेकिन वो समय नहीं है, वो समय नहीं है, समय बदल गया। मोदी साहब, आज मोदी साहब का समय है, आज वो नहीं होगा जो हुआ। मगर भाजपा साहब आपका सीनियर मोस्ट लीडर, उससे क्या होता है? और उसने क्या किया? उसने पाकिस्तान से भी बात नहीं गया, हाँ गएंगे, हम जाएंगे, हुर्रियत से बात, हाँ, करेंगे। मिनिस्टर थे अडवाणी साहब, वो गए। अश्विनी जी मेरी बात इसमें क्या है? बातचीत से तो बात बनती है। आप एक बड़ी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, हो सकता है कि आपसे कई लोगों की शिकायत हो, लेकिन अगर आप जब आपसे कोई शिकायत करता है तो आप एक सहज लहजे में भी उसका जवाब या उसको संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को ये कहना कि वो देशद्रोही है, वो देश का जो देशद्रोही है वो तो है ही, इससे क्या मसला सुलझ जाएगा? तो उसने कहा क्यों ये बात? जो देशद्रोही है, मैंने कहना उसको देशद्रोही, कुछ भी कहते हो, सच्चाई कड़वी लगती है। देशद्रोही ही है, कड़वी लगती है सबको। आप उसको अपना जामा पहनाए कितना ही, देशद्रोही है, कितना ही जामा आप उसको पहनाओ, लेकिन देशद्रोही है। तो क्या आप इस तरह की भाषा से अपनी कमियों को कहीं ना कहीं, कोई कमी, हमारी कोई कमी नहीं है, हमारी देखिए, हमारी कोई भी कमी हो आप उसको सामने ला सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते क्या आप किसी बाहर के कंट्री को ला करके यहाँ के हमारे मसलूक में बीच में लाइए, ये तो देशद्रोही है। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल जो है वो, आपका सवाल ही गलत है सर, मैंने आपसे आपका सवाल ही गलत है। अश्विनी जी मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए ना। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, क्या? 30 साल हो गया कश्मीरी पंडितों को घर वापसी का इंतजार करते, ठीक, और अब कितना और इंतजार करना पड़ेगा? इस पर आप देशद्रोही, मैं बता, इस पर नहीं, इधर का उधर, उधर का इधर ना करें, इस पर नहीं। आप उसी बात का जवाब, इन्होंने केवल ये कहा कि हमारी मुश्किलें हैं, इन्होंने ये कहा हमारी मुश्किलें हैं, इन्होंने हमें राजनीति करवाई, ठीक है, इसके लिए बाहर से कंट्री को बुला करके इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाओ। ये क्या है सर? किस चीज पर कहा हूं? ये क्या है? किस चीज पर कहा हूं? मैं बाहर की कंट्री को लाऊं? किस चीज पर कहा? ये तो देशद्रोह है। किस चीज पे? आप रिकॉर्डिंग निकाल दिया, ये देशद्रोह है, आप निकाल दिया, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सवाल, और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमाल है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने जो सवाल मैं आपसे पूछा, क्या है सवाल बताइए, एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा 30 साल हो गए कश्मीरी पंडित समाज के लोगों को घर वापसी का ख्वाब देखते। मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, ठीक है, मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, हाँ, आप संपन्न हो सकते हैं, हाँ, नहीं संपन्न, सारे संपन्न है, ठीक है। तो सुनिए, तो अब उनको 30 साल हो गए इंतजार करते हुए, अभी कितना और वक्त लगेगा कि उनकी सकुशल और एक इज्जतदार तरीके से ये समय तय करेगा। कितना समय? ये आप तो मैं बताता हूं, एक पीढ़ी जवान होगी। ओ भाई साहब, ये मैंने पहले ही कहा, या तो आपको राजनीति की समझ होनी चाहिए, सिक्योरिटी की समझ होनी चाहिए, देश की अवस्था की समझ होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की समझ होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को इन सब चीजों की समझ नहीं है, क्या चुनाव में जो बातें की गई थी वो जुमले थे? नहीं थे, वो सही थे, वो हमारी अंतःकरण की आवाज थी। मैं बताऊंगा, मैं उसका मिसाल दूंगा जनाब, मैं मिसाल दूंगा। देखिए, हमने 1951 में भारतीय जनसंघ के बनने के बाद ही तुरंत क्या कहा था, आर्टिकल 370 समाप्त करिए, ठीक है, 2019 में समाप्त हुआ। तो जो बीच में सारा अंतराल था 70 साल का, हमने जुमलेबाजी की, फिर हमने जुमलेबाजी की थी सर। पहल तो हर एक मिनट सुनिए, हमने हर समय, हर इलेक्शन में, बात सुनिए, हर समय हर इलेक्शन में हमने कहा हम सरकार में आएंगे, हम ये हटाएंगे। 2003 से पहले वाली जब वाजपेयी जी थे, हम सत्ता में आए, हम नहीं हटा सके। क्यों नहीं हटा सके? एब्सोल्युटली। फिर 2014 में आए, तब भी नहीं कर पाए। फिर 2019 में आए, तब हमने किया। 2014 से 2019 तक वी वर नॉट इन अ पोजीशन, क्योंकि हम मेजॉरिटी में नहीं थे जो उसके लिए चाहिए थी। दोनों सभाओं में, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। और तीसरी बात, ये जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला मामला था, उस वक्त यहां पर असेंबली थी, सिचुएशन डिफरेंट थी। अब क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन बनाई गई, इसका निर्माण किया गया, ये ऐसा नहीं बाय द वे हो गया।
इसके निर्माण में कई चीजें हमने सुननी पड़ी। हमें यह भी सुनना पड़ा आपने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया। अब मुझे पब्लिकली कहने में थोड़ी सी हिचक होती है, लेकिन आज मैं कह ही देता हूं, अगर हमने पीडीपी के साथ समझौता नहीं किया होता तो आर्टिकल 370 समाप्त नहीं हुआ होता। यह मैं आज आपको कहता हूं। इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू गो फॉर द फाइनल किल, और अगर हमने ऐसा नहीं किया होता द फाइनल किल वुड हैव नॉट बीन देयर। इसका मतलब अब हमने कैसे क्या किया, रुकावट देखिए, एब्सोल्युटली इसका मतलब सबसे नॉट पीडीपी थी। पीडीपी के साथ सरकार बनाने से जो रास्ता था उसे कहते हैं मार्ग प्रशस्त करना। उससे मार्ग प्रशस्त हुआ, ठीक है, और उनको हटाया गया। यानी सारे जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस थे जो इसके इनिमिकल थे, उन सबको हमने रास्ते से, वो सारे रास्ते से हट गए। फिर आपने जो करना था आपने किया, और उसके बाद आपके पास राज्यसभा में भी ताकत थी, लोकसभा में भी ताकत थी, तो वो हो गया। इसी प्रकार से कश्मीरी पंडितों की जो पुनर्स्थापना कश्मीर में होगी। देखिए, मेरा जीवन पिछले 30 साल इसी बात के लिए चला गया है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। एक मिनट सुनिए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने अपना सारा जीवन त्याग दिया इसी बात को लेकर के। मैंने अपना करियर छोड़ा, मैंने किस बात को लेकर के? और अगर मेरी कोई अंतिम इच्छा है आज के दिन पर, वो कोई नहीं है, केवल एक, कश्मीरी पंडित कश्मीर में फिर से बसे। लेकिन कश्मीरी पंडित कश्मीर में बसेगा और फिर वहां से निकलेगा, ये मैं नहीं चाहता। वो हम भी नहीं चाहते, वो कोई नहीं। इसलिए जो ये घर वापसी वाला इशू है, ये घर वापसी नहीं इसको मैं कहूंगा, ये बड़ा इजी सा है। कोई भी किसी, जैसे कोई हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, उसको भी घर वापसी कहते हैं। घर वापसी जुमला है बेसिकली। मेरे लिए घर वापसी नहीं है, मेरे लिए पुनर्स्थापना है। मैं मानता हूं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाकर के केवल, एक मिनट, केवल कश्मीरी पंडित की पुनर्स्थापना नहीं होगी, ये कश्मीर में भारत माता की पुनर्स्थापना है। अब आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी आपकी, राज्य में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार नहीं है। फिर से सुनिए महाराज, फिर से इसको समझ लीजिए। होम मिनिस्ट्री ही यूटी को देख, मेरी भाई बात तो मेरी सुन लो, बात तो मेरी सुन लो। जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार नहीं है, पहला तो मैं ये क्लियर करूं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, जम्मू कश्मीर में हमारा शासन नहीं है, राष्ट्रपति शासन है। अब राष्ट्रपति, देखिए आप इंटरप्रेट उसको कर सकते हैं, मैं आपको लीगल और पॉलिटिकल वे में समझाता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल वे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वे ये है, ये राष्ट्रपति शासन है, ये बीजेपी का शासन नहीं है। अब ये अलग बात है कि वहां पर कहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दैट इज करेक्ट, गाइडलाइंस वहीं से हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे लोग हैं वो ये सोचे ये हमारी सरकार है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसा सोचता है, मेरे हिसाब से वो अपरिपक्व, राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व है, मैं ये समझता हूं। समय हमारे पास, फिर वही हुआ, खुदा पहाड़ निकला चूहा। आप मुझे बताएं, जो असली मुद्दा है उस पर तो जो रिजल्ट निकला, नहीं, पानी के लिए क्या किया पानी और रिलीफ कमिश्नर से बात करना, गवर्नमेंट लोग, आप रिलीफ कमिश्नर से बात करो, रिलीफ कमिश्नर से बात करो, आपको पॉलिटिक्स के बीच में आप मेरे साथ इकट्ठे रिलीफ कमिश्नर के पास, ठीक है। जनता के साथ जो पलायन कर 30 साल से देश में रह रहे हैं, उनके साथ जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति की है, उस पर एक तीखी बहस थी। हमारा कोशिश ये थी कि आम कश्मीरी क्या चाहता था मोदी सरकार से, हम उसे एक प्लेटफॉर्म तक लेकर आए और उस पर हम जो बीजेपी का एक मत है वो क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी, क्या उसे करने में वो कामयाब हो पाए हैं या अभी उन्हें कुछ और वक्त लगेगा। इस बीच काफी तीखी बहस भी जो है वो पूरे पैनल के बीच में हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लबो-लबाज इस पूरे डिस्कशन का निकाला जाए तो कथनी और करनी में जो है वो कश्मीरी पंडित जो समाज है उसका कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। वहीं बीजेपी का यह कहना है कि धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो वादा हमने कश्मीरी पंडित समाज के साथ किया है। अभी की खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।